नमस्कार बच्चों। आज हम ऋतु चक्र यानी मासिक धर्म के बारे में देखने आ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा कि किसी दंपत्ति को लड़का हो या लड़की वो किस पे निर्भर होता है। यहाँ पे बताया गया कि पुरुषों में XY क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और स्त्रियों में केवल X गुणसूत्र होता है। तो अगर स्त्रियों के पास से X गुणसूत्र और पुरुष के पास से X गुणसूत्र आकर मिलते हैं तो जो भ्रूण तैयार होता है वह लड़की का भ्रूण होता है, और पुरुष के पास से Y और स्त्री के पास से X गुणसूत्र मिलते हैं तो XY होंगे तो लड़का तैयार होता है, लड़का बनता है। तो वही यहाँ पे दिया है कि किसी दंपत्ति को लड़का हो या लड़की ये पुरुष पर निर्भर होता है। जब युग्माणु की निर्मित होती है तब पुरुष की ओर से लिंग गुणसूत्र में से X या Y गुणसूत्र अगली पीढ़ी में आता है। स्त्रियों की ओर से केवल X गुणसूत्र ही आता है, और आगे फलन के समय पुरुष से X गुणसूत्र आया तो लड़की होती है और Y गुणसूत्र आया तो लड़का होता है। यह ध्यान में रखते हुए लड़की होने पर स्त्री को पूरी तरीके से जिम्मेदार मानना यह कहाँ तक उचित है। स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए हम सब में मिलकर प्रयास करना आवश्यक है। तो मतलब एक बताया गया है कि जो सोच हमारे समाज की है उस समाज को बदलने के लिए वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर आपको ये चीज़ समझाई जा रही है। आगे देखते हैं मासिक धर्म, जिसे हम ऋतु चक्र भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह लड़कियों में नॉर्मली जब लड़कियों का एज 12 साल के ऊपर होने लगता है तब यह मासिक धर्म चालू होता है, और इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, पेन होता है। तो देखते हैं यौनावस्था के बाद स्त्री के प्रजनन संस्थान में कुछ बदलाव आते हैं। इस बदलाव की हर 28 से 30 दिनों की समयावधि के बाद पुनरावृत्ति होती है। इस पुनरावृत्ति से होने वाले बदलाव को ऋतु चक्र कहते हैं। ऋतु चक्र यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो 4 संप्रेरकों द्वारा नियंत्रित होती है। अब उनका नाम देखिए, यहाँ पे दिया है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, नाम याद करके रखिए, ल्यूटिजानिंग संप्रेरक, पिंडकारी संप्रेरक और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इस तरीके से आपको बताया गया है। अब आगे पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के प्रभाव से क्या होता है। अंडाशय में स्थित पुटिकाओं में से एक पुटिका के साथ डिंब का विकास होना प्रारंभ होता है। प्रत्येक का कार्य दिया गया है, ये कार्य भी आपको ध्यान में रखने का है। यह विकसनशील पुटिका एस्ट्रोजन संप्रेरक का श्रवण करती है। एस्ट्रोजन के प्रभाव से क्या होता है फिर गर्भाशय के अंत स्तर की वृद्धि या पुनर्निर्मित होती है। मतलब सबका प्रत्येक हार्मोन्स का यहाँ पे आपको कार्य बताया गया है। इस दौरान अंडाशय में बढ़ने वाले पुटिका की पूरी वृद्धि हो जाती है। और ल्यूटिजानिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिजानिंग संप्रेरक के प्रभाव से पूर्ण वृद्धि हुई पुटिका फूटकर उसमें से डिंब अंडाशय से बाहर आते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडाशय से डिंब बाहर निकलना मतलब अंडोत्सर्ग। अंडाशय में फूटे पुटिका से पित्तपिंड बनते हैं, और ये पित्तपिंड प्रोजेस्टेरॉन संप्रेरक को स्रावित करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन से क्या होता है, प्रभाव से गर्भाशय के अंत स्तर की ग्रंथियां स्रावित होने लगती हैं, और जिससे अंत स्तर भ्रूण के आरोपण के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। तो ये सब प्रोसेस में 4 हार्मोन है और चारों के कार्य दिए गए हैं। ये आपको याद करना ज़रूरी है, 4 हार्मोन कौन से हैं, उसके बाद उसके कार्य क्या हैं। देखिए आगे दिया गया है मासिक धर्म के समय अंडाशय में होने वाला परिवर्तन, पीयूषिका ग्रंथि। यहाँ पे आपको दिया गया है किस तरीके से मासिक धर्म में परिवर्तन हो रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे लेके 28 दिन बाद फिर वो प्रक्रिया वापस शुरू होती है। तो ये डायग्राम आप ध्यान में रखिए, किसका है, मासिक धर्म का है, या ऋतु चक्र भी बोल सकते हैं या मासिक चक्र भी कहा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं डिंब का फलन। अगर डिंब का फलन 24 घंटे में नहीं हुआ तो वह पित्तपिंड क्या होता है, अकार्यक्षम हो जाता है, होकर उसका रूपांतरण श्वेत पिंड में हो जाता है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों संप्रेरकों का स्रावित होना पूरी तरीके से रुक जाता है, और इन संप्रेरकों के अभाव से गर्भाशय के अंतस्तर का ह्रास होता है और उसमें से ऊतक तथा अफलित डिंब यौनिक मार्ग से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। अगर डिंब का फलन नहीं होता है तो
इसी के साथ साथ भारी मात्रा में रक्तस्राव भी होता है और इसी स्राव को ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति हर महीने तब तक होती रहती है जब तक डिंब का फलन ना हो। जब डिंब का फलन हो जाएगा, भ्रूण तैयार हो जाएगा, उसके बाद में यह प्रक्रिया कुछ दिन तक के लिए बंद हो जाएगी या थम जाएगी। भ्रूण आरोपित होने पर शिशु का जन्म होने तक, उसके दुग्धपान की कालावधि तक इस चक्र का पुनरावृत्ति रुक जाता है। मासिक चक्र यह एक प्राकृतिक क्रिया है जिसमें 4 से 5 दिनों के मासिक स्राव के दौरान स्त्री को काफ़ी वेदनाएं होती हैं। वेदनाएं मतलब बहुत दर्द होता है, पेन होता है। उसी प्रकार अत्यधिक मात्रा में रक्त भी बाहर निकलता है और कमज़ोरी आती है। इस कालावधि में स्त्री को संसर्ग होने की संभावना रहती है। इन सभी कारणों की वजह से इन दिनों में विशेष व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ आराम की भी ज़रूरत होती है। तो यह एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को अच्छे ढंग से, सुरक्षित ढंग से संभाले रखने के लिए स्त्री को अपना ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसको जागृत करने के लिए एक बॉलीवुड में फिल्म भी आई थी, आप देखे होंगे। तो उसमें ये सब प्रक्रिया दी गई कि स्त्री को कितनी वेदनाएं होती हैं और उसे क्या क्या झेलना पड़ता है। तो उस समय उनको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है जिससे कि उनका कुछ बुरा न हो। अब देखते हैं प्रजनन की आधुनिक तकनीकी। अब प्रजनन की आधुनिक तकनीकी क्या है, मतलब जैसे कोई दंपत्ति माता पिता बनने में असक्षम है तो वो यह प्रजनन की आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे स्त्रियों के विषय में मासिक धर्म में अनियमितता आ गई, जैसे मासिक धर्म कंटिन्यू नहीं आ रहा है, डिंब के निर्माण में अवरोध हो रहा है, अंड नलिका में डिंब के प्रवेश को लेकर रुकावटें आ रही हैं, गर्भाशय के गर्भरोपण की क्षमता में कमी हो गई है, यदि कारणों से वह संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, पुरुष में वीर्य का, शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव, शुक्राणुओं की मंद गति, शुक्राणुओं के विभिन्न दोष आदि कारणों से संतान प्राप्ति की बाधाएं निर्माण होती हैं। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के कारण इन सब पर समस्याओं पर मात पाया गया। इसमें IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, स्थानपन्न मातृत्व है, वीर्य बैंक है, आदि तकनीकों की सहायता से दंपत्तियों को संतान प्राप्ति हो सकती है। इसमें भी एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, गुड न्यूज़, वह इसी चीज़ को दर्शा रही है कि आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके भी दंपत्ति संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। कांच नलिका में फलन देखिए। इसमें क्या होता है कि एक कांच की नलिका में किया जाता है फलन। उसमें भ्रूण पर उचित समय तक भ्रूण निर्माण होने वाले भ्रूण उचित समय पर दंपत्ति की स्त्री से बाहर निकाले जाते हैं और शुक्राणु की संख्या में कमी, डिंब नलिका में प्रवेश में रुकावट आदि समस्याओं के कारण संतान की प्राप्ति न हो रही तो IVF तकनीकी का यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप याद करके रखिए, किन किन कारणों, किन किन जगहों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, स्थानपन्न मातृत्व। कुछ स्त्रियों में गर्भाशय का आरोपण नहीं होता, वे स्त्रियां स्थानपन्न मातृत्व इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता ले सकती हैं। इस पद्धति में गर्भाशय आरोपण क्षम न होने वाली स्त्रियों के अंडाशय से डिंब लिया जाता है और उस डिंब को कांच नलिका में उसी के स्त्री के पति के शुक्राणु द्वारा फलित किया जाता है और फिर उसको जो भ्रूण तैयार होता है उसको दूसरी स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो यह क्या हो जाता है, यह स्थानपन्न मातृत्व। तो वह स्त्री क्या कहलाती है, स्थानपन्न माता कहलाती है, मतलब सरोगेट मदर कहलाती है, ऐसा। फिर वीर्य बैंक, जय कई दंपतियों के पुरुषों में शुक्राणुओं में कमी होती है या वो बहुत ताकतवर नहीं होते हैं डिंब को फलित करने के लिए, तो ऐसे केस में ऐसे दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति हेतु वीर्य बैंक में एक नई संकल्पना सामने आई है। जैसे रक्त बैंक जैसी यह संकल्पना है, पुरुषों की इच्छा अनुसार उनकी संपूर्ण शारीरिक अन्य जांच करने के बाद उनके द्वारा स्खलित वीर्य बैंक में संग्रहित किया जाता है और जिस दंपति को संतान की आवश्यकता होती है उनके इच्छा अनुसार इस संग्रहित किए हुए वीर्य का उपयोग कर उस दंपति के स्त्री के डिंब IVF तकनीक की सहायता से फलित किया जाता है और उससे तैयार होने वाला भ्रूण स्त्री के गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है। कानून के अनुसार उस वीरदाता का नाम हमेशा गुप्त रहता है। इसके ऊपर भी पिक्चर बनी है, विकी डोनर। तो ये सब चीज़ें आधुनिक तकनीक की है और ये सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। फिर जुड़वा देखते हैं, जुड़वा बच्चे, जुड़वा में 1 युग्मक जुड़वा, 2 युग्मक जुड़वा, 3 युग्मक जुड़वा, ऐसे जुड़वा बच्चे पाए जाते हैं। तो उनके बारे में बताया गया है आगे। जुड़वा, गर्भाशय के एक ही समय 2 भ्रूणों की वृद्धि होकर 2 शिशुओं का जन्म होता है। ऐसे शिशुओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, जुड़वा कहते हैं। इस तरीके से दिया गया है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। धन्यवाद।